हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होगे और पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होगे। साथ में अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना है। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर है 3, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर का जितना भी कंसेप्ट है और जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने पहले से अपलोड कर रखी है, क्योंकि आपके प्री बोर्ड वगैरह आने वाले, इसलिए प्री बोर्ड में ये वीडियो आपको हेल्प करे तो एक रिवीजन सेशन के तौर पर ये वीडियो हम अपलोड करेंगे। तो बच्चों, जिनको कंसेप्चुअल बहुत अच्छे से देखने हैं, हालांकि मैं यहाँ पर भी एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा, तो उनको अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वो वीडियो देखें और उसके बाद ये वीडियो देखें। चैप्टर क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, और बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत सारे वेटेज का चैप्टर है। और इस चैप्टर की बात ये है कि ये आगे भी यूज होगा चैप्टर, मतलब इक्वेशन चाहे 11th हो चाहे 12th हो, कोई सी भी क्लास हो, आपको इक्वेशन हर जगह सिंप्लीफाई करने के लिए मिलेगी। तो बच्चों, ये रिवीजन सेशन है और ये 10th क्लास यहाँ पे नहीं लिखा है तो लिख देता हूँ कि 10th क्लास, ठीक है। तो बताते हैं हम इसको कि कैसे रिवीजन और क्या क्या क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस पर हम कंसंट्रेट करेंगे मेनली जिस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर स्ट्राइक किया करता है, ठीक है। तो देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स, मैंने पहले बताया कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, जिनकी डिग्री 1 हुआ करती है। इसमें दो वेरिएबल्स होंगे, वो एक्स वाई वेरिएबल हो, ए बी हो, डब्ल्यू यू बी हो, पी क्यू हो, कुछ भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशंस है दो वेरिएबल्स की। यहाँ पर एक्स वाई क्या है, वेरिएबल्स है। a1 a2 b2 हमारे क्या है, कोफिशिएंट्स हैं, रियल नंबर्स हो सकते हैं। c1 और c2 क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। तो जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक कंडीशन होती है, वैसे ही यहाँ पर भी क्या कंडीशन हो सकती है कि a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर विल नॉट बी इक्वल टू 0 और a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर विल नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो, इस टाइप की इक्वेशंस होगी इस चैप्टर में और उन इक्वेशंस को हमने सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास क्या क्या मेथड थे, एक तो ग्राफ बनाते थे जिसको ग्राफिकली मेथड कहते थे, ठीक है। और उसके बाद दूसरा होता था कि सब्स्टिट्यूशन होता था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक की वैल्यू निकालते थे और दूसरे में पुट करते थे। तीसरा क्या था, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट था, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, ठीक है। और फिर फोर्थ हमारे पास क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड था, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो इतने सारे मेथड्स हैं हमारे पास इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। अब देखो बच्चे, जहां तक ग्राफ की बात है, यानी पहले वाला हमने ले लिया कि ग्राफ, तो एक तो क्वेश्चन ग्राफ का 100% पेपर में होता ही होता है। वो किस फॉर्मेट में होता है वो अभी हम आगे बताएंगे आपको। तो ग्राफ में क्या होता है कि एक तो कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी होती हैं, कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो हमने पहले भी बता रखी कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी क्या होती है। पहली कंडीशन होती है क्या हमारी कंसिस्टेंसी के लिए, कि कंसिस्टेंस, जिसको लिखते हैं कंसिस्टेंस में क्या होता है कि a1 अपान में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान में b2। लाइंस क्या होती हैं, एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, जिसको कंसिस्टेंस को और हम क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं।
ठीक है, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी वही पॉइंट क्या होगा, हमारा आंसर होगा, यानी वी गेट द यूनिक वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। सेकेंड में क्या था कि इनकंसिस्टेंस था, इनकंसिस्टेंस की कंडीशन क्या थी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। लाइन्स इस केस में किस टाइप की आती थी, एक दूसरे के पैरेलल आती थी, और इसको ही हम क्या कहते थे कि नो सॉल्यूशन, यानी पैरेलल है, दोनों एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। नंबर थर्ड में क्या था कि डिपेंडेंट कहते हैं इसको, एक नाम ये भी है कि डिपेंडेंट कोइंसिडेंस और सो मेनी सॉल्यूशंस, इतने सारे नामों से हम इसको जानते हैं। यहाँ कंडीशन क्या थी मेरी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो बच्चों ये जो कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी है, ये कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी से बिना ग्राफ बनाए हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, और बिना ग्राफ बनाए हम पता लगा सकते हैं कि एक्स वाई यूनिक सोल्यूशन आएगा, एक्स वाई की यूनिक वैल्यू आएगी, वैल्यू नहीं निकलेगी, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स आएंगे। इसका एक और नाम है बच्चों क्या, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये क्या है कि इतना जो है ग्राफ के मेथड के लिए है। तो इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन देखते हैं हम पहले, और फिर आगे के मेथड की तरफ हम जाएंगे, ठीक है ना। तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द some questions related to the consistency of given equations. तो देखो, एक तो हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, लेकिन ग्राफ बनाने से पहले इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन करते हैं और तब आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो ढूंढ लेते हैं कि ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें कि मुझे कोई वैल्यू निकालनी हो। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसको भी रब कर देते हैं। क्या लिखा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया मैंने कि फॉर विच values of P and Q will be the following pair of linear equations, will be following pair linear equations are the infinitely many solutions, have infinitely many solutions। ठीक है, एक इक्वेशन में दे रखी है कि 4x + 5y इज इक्वल टू 2, और दूसरी दे रखी है 2p + 7q, और ब्रैकेट के बाहर x + p + 8q y इज इक्वल टू 2q - p और प्लस का 1। ये वैल्यू, ये इक्वेशंस दे रखे हैं हमें। इसमें हमें क्या कंडीशन दे रखी है, लीनियर इक्वेशंस हैव द इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। देखो यार, a1 इज इक्वल टू क्या दे रखा है मुझे 4, b1 इज इक्वल टू 5, c1 इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू क्या दे रखा है कि 2p + 7q, b2 इज इक्वल टू क्या दे रखा है p + 8q, और c2 इज इक्वल टू हमें गिवन है 2q - p प्लस का 1। तो हम किस तरीके से इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो लिखेंगे फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। कंडीशन लिखेंगे, क्या होती है कंडीशन, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2।
इसमें वैल्यू ये पुट कर देंगे और पुट करने के बाद दो दो को क्रॉस कर देंगे। एंड 4 डिवाइडेड बाई 2p प्लस 7q इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई p प्लस 8q इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2q माइनस p प्लस का 1। ओके, तो अब ये बना हमारा, इन दोनों को क्रॉस कर देते हैं, फिर इन दोनों को क्रॉस कर देंगे, दो लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी और हमारे पास क्या होगा कि आंसर आ जाएगा। तो 4 आ गया, 4p प्लस 4 8 जा 32q इज इक्वल टू 10p प्लस 7 5 जा 35q। ओके बच्चों, इसमें कांस्टेंट पार्ट आया नहीं, कोई बात नहीं। तो एक इक्वेशन हम यहाँ से बना सकते हैं, इन सबको अगर उधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो 10p प्लस 35q माइनस 4p माइनस 32q इज इक्वल टू 0। इन दोनों को मैंने उस साइड ट्रांसपोज किया। क्यों ट्रांसपोज किया? ये वैल्यूज बड़ी थी। तो 10p में से 4p गया, कितना आया 6p, और 35 में से 32 गया तो क्या बन गया प्लस का 3q इज इक्वल टू 0। 3 से दोनों डिवाइड हो सकती तो 2p और क्या बन गया q इज इक्वल टू 0। चाहे तो हम इसको एक इक्वेशन मान लें या सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी किया जा सकता है। तो देखो अब इन दोनों को क्रॉस कर दें तो ये क्या बन जाएगा 5 2 जा 10q माइनस 5p प्लस का 5 इज इक्वल टू 2p और प्लस का 16q, और इसको इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब 10q और यहाँ पर q है, कोई बात नहीं, इसको इस साइड ट्रांसपोज कर देते हैं। 10q माइनस 5p माइनस 2p माइनस 16q इज इक्वल टू -5। देखो -5 और -2 मिलकर के कितने हो गए, माइनस का 7p और 10 ये कितने बन गए माइनस का 6q इज इक्वल टू -5 बन गया। ठीक है, तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, q इज इक्वल टू -2p भी लिख सकते हैं, q इज इक्वल टू -2p। अब जहाँ पर इसमें q है वहाँ पर ये 2p पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी, p की वैल्यू निकल आएगी और p की वैल्यू फिर हम क्या कर देंगे यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, q की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट करके देख लेते हैं, हालांकि इक्वेशन बहुत भयानक सी दिख रही है। तो q की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखा कि 7p माइनस का, ये सारे माइनस में तो सारे प्लस किए जा सकते हैं, प्लस 6q इज इक्वल टू 5 हो गया ये। ओके, तो ये माइनस का 7p प्लस का बन गया, प्लस का 6 आ गया और q इज इक्वल टू कितना है -2p आ गया। दिस इज इक्वल टू 5 आ गया। तो 7p माइनस का 12p इज इक्वल टू 5। अब ये माइनस हो गया तो -5p 5 हो गया। ठीक है, p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आंसर आ जाएगा। अब -1 यहाँ पर पुट कर देंगे तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 और p इज इक्वल टू -1, तो -1 तो कितना हो गया 2 के बराबर हो गया। तो q इज इक्वल टू 2 और p इज इक्वल टू -1 इसका आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों? तो ऐसा ये क्वेश्चन आपको पेपर में हर हालत में मिलता है। या तो इसमें दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होगी या एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होगी। तो एक वेरिएबल वाला भी देख लेते हैं कि जो है अगर मुझे एक के किसी की वैल्यू निकालनी है तो देखते हैं। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। तो जितनी बड़ी बच्चों इक्वेशंस होगी उतने ही ज्यादा मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा और होगा कंफर्म, ये कंपलसरी है। तो देखो एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ से और उसमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ क्या लिखा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ द के, क्वेश्चन नंबर 2 क्योंकि वो फर्स्ट था, फॉर विच वैल्यू
या वैल्यूज भी हो सकता है, ऑफ के विल बी will the pair of equations kx plus 3y is equal to k minus 3, और दूसरा मुझे दे रखा है 12x plus ky is equal to k, have no solution। ठीक है, नो सोल्यूशन मुझे फाइंड आउट करना है। नो सोल्यूशन के लिए के की वैल्यू, तो देखो यहाँ से a1 बराबर क्या हो गया मेरा k, b1 बराबर 3 और c1 इज इक्वल टू k माइनस 3, a2 इज इक्वल टू 12, b2 इज इक्वल टू k और c2 इज इक्वल टू k। नो सोल्यूशन की कंडीशन मेरी क्या होती है? फॉर नो सोल्यूशन की कंडीशन है कि a1 अपान में a2 इज इक्वल टू b1 अपान में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान में c2। तो a1 की वैल्यू k, a2 की वैल्यू 12 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू k इज नॉट इक्वल टू k माइनस 3 अपान में k। ठीक है, तो देखो k स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हो गया और k इज इक्वल टू क्या हो गया? प्लस माइनस 6 हो गया। इन दोनों को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन मैं यहाँ से भी करूँगा। तो इसको इससे किया तो क्या आ जाएगा? के स्क्वायर माइनस के, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये तो आएगा, और इज नॉट इक्वल टू 3k। ठीक है, इन दोनों में से k कॉमन आ गया, k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 3k। ओके, तो k से k कैंसिल हो गया, k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 3। तो हम क्या करते हैं, पहले इक्वल का साइन लगा लेते हैं और फिर नॉट इक्वल कर देंगे उसको, तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि मैं बार बार नॉट इक्वल क्यों लगा रहा हूँ। इसको इस साइड आया तो 4 हो गया, तो अब नॉट इक्वल की कंडीशन के साथ चल रहा था ये, तो मेरा क्या बन गया? k इज नॉट इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, तो k की वैल्यू जब 4 के बराबर नहीं होगी, उसके अलावा और कोई सी भी वैल्यू आप पुट कर देंगे, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? नो सोल्यूशन मिलेगा, यानी ये कंडीशन फिर सेटिस्फाई होगी। फिर से सुन लो, मतलब k जब 4 के इक्वल ना हो, 4 के अलावा और कोई सी भी वैल्यू हो, यहाँ प्लस लिखा हुआ है ना, तो प्लस k इज इक्वल टू प्लस 4 के अलावा कोई सी भी वैल्यू आप ले लेंगे, तो हमेशा आपको क्या मिलेगा? इन दोनों इक्वेशंस के लिए नो सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। तो इस टाइप का एक आध क्वेश्चन पेपर में जरूर होगा, या तो 2 वेरिएबल जैसे इससे पहले वाला था, या k की वैल्यू। अब ये बात डिपेंड करेगी कि कितने मार्क्स का होगा, कि इक्वेशन बड़ी होगी तो ज़्यादा मार्क्स का होगा, छोटी होगी तो कम मार्क्स का होगा। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव टू राइट वन मोर टाइप ऑफ द क्वेश्चन। तो मैं डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पर जो है करूँगा, ताकि आपको कुछ फायदा हो। यहाँ लिखा एक और क्वेश्चन, हमने 2 क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या लिखा है ये कि 21x प्लस 47y इज इक्वल टू 110, और यहाँ लिखा 47x प्लस 21y इज इक्वल टू 162। देखो, जैसे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट या सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस प्रोडक्ट हम कह सकते हैं, तो अगर हम उनमें से कोई सा भी मेथड इनमें अप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा होगा और क्वेश्चन है बहुत छोटा सा, तो इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होगा, 2 मार्क्स का या 3 नंबर का हो सकता है, लेकिन इसमें एफर्ट करना पड़ेगा आपको 5 नंबर तक का। तो इसको आसानी से कैसे किया जा सकता है अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो? देखो यहाँ 21 है तो यहाँ पर भी 21 है, या 47 है या 47 है,
तो हम क्या करते हैं कि अगर इस टाइप की इक्वेशंस दे रखी हो तो एक बार तो हम इनको ऐड कर देते हैं और एक बार क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया कि एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड को मैंने ऐड कर दिया। तो देखो ऐड करोगे तो ये दोनों ऐड किया तो क्या आया, 7 और 1 8 है, 8 हो गया, और 4 और 2 6, और इनके साथ भी ऐसे ही आ जाएगा। जो इस क्वेश्चन में डिजिट फिर भी थोड़ी सी छोटी दे रखी है, ऑटो में तो बहुत बड़ी बड़ी डिजिट से दे रखी है। 2 आ गया, 6 और 1 7 हो गया, और 2 हो गया। अब देखो ये 68 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, x प्लस वाई, और 68 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स चला जाना चाहिए। वही 4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 अट्ठे 32 और 4 छः 24 और 3 27। तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब मैं इसको एक इक्वेशन मान लूंगा। दूसरा काम क्या करूंगा कि जैसे मैंने ये ऐड किया, ऐसे ही पहले में से दूसरी सब्ट्रैक्ट कर दे, या दूसरे में से पहले वाले कोई सी भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, या हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे न भी लिखें तो फिर से इनको लिख लें, 21x 47y 110 47x प्लस 21y इज इक्वल टू 162, माइनस हो गया माइनस हो गया माइनस हो गया। 47 में से 20 बन गया, कितना बचा, 7 में से 1 गया 6, और 4 में से 2 गया तो 2, तो माइनस का 26 है। यहाँ पर भी प्लस का 26 आ जाएगा, और इसमें से इसको माइनस किया तो कितना बनेगा, 52 बचेगा, वो भी माइनस का। माइनस 26 से डिवाइड किया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसको थर्ड मान लो और इसको फोर्थ मान लो। अब देखो ये बहुत छोटी सी इक्वेशंस रह गई, ओरली हो जाएंगी। यहाँ पर क्या लिखा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 ऐड कर दिया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2x बराबर 6, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। ये x इज इक्वल टू 3 इसमें पुट कर दिया तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 माइनस 3, y इज इक्वल टू, इस तरीके से क्या आ गया, ये 1 आ गया। तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें कि डिजिट्स जो है इस तरीके से इंटरचेंज हो रहे हैं लेकिन डिजिट सेम है, तो आप एक बार ऐड करो उनको दोनों इक्वेशंस को और एक बार सब्ट्रैक्ट करो। आप बिलीव करो कि x प्लस वाई और x माइनस वाई ही हर बार आएगा। ओके, तो ये एक तरीके का क्वेश्चन था, जैसा कि पेपर में कभी कभी क्या होता है कि पूछा जाता है। अब बच्चों हम एक बात करेंगे ग्राफ बनाने के लिए, कि ग्राफ जो होता है वो बहुत सारे तरीके का ग्राफ होता है। बच्चे सोचते हैं कि ग्राफ बन जाएगा आसानी से, अब उसमें कहीं एरिया पूछ रहा है, कहीं वर्टिसेस पूछ रहा है, कहीं एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, ठीक है ना। तो उस टाइप से क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाते हैं, और तब आगे और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है इस चैप्टर की, उन पर बात करते हैं। तो देखो हमने एक क्वेश्चन लिखा, और इस क्वेश्चन में बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिलेगा। बताते हैं आपको कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्वेश्चन है ये कि ड्रॉ द ग्राफ बनाना हमने, और इक्वेशंस मुझे दे रखे हैं x माइनस वाई प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, और दूसरा लिखा 4x माइनस वाई माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस, सो ड्रॉ एंड द एक्स एक्सिस। तो पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं, इसकी टेबल बना लेते हैं। तो मैंने पहले वाली इक्वेशन लिख ली, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक छोटी सी टेबल बना ली, 2-3 पॉइंट ले लिए, ठीक है। ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू क्या होगा, y माइनस 2, यानी मैं y की वैल्यू डालूंगा और x की वैल्यू आएगी तो माइनस 2 होगी। फिर y की वैल्यू 0 यहाँ पे डाली तो माइनस 2 आ जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू मैंने 1 डाल दी
तो क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। x इज इक्वल टू 1 -2 इज इक्वल टू -1, तो -1 आ गई। ठीक है, 2 डाल दी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये पहले वाली इक्वेशन से ये एक टेबल बन गई। दूसरी वाली से देखते हैं, इससे क्या बनेगा, इधर ग्राफ बना लेंगे। तो यहाँ लिखा कि 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बच्चों देखो, मैंने पहले बताया पहले की वीडियोज में कि ग्राफ बनाते टाइम अगर किसी वेरिएबल के साथ में कोफिशिएंट नहीं है तो, और दूसरे कोफिशिएंट के साथ में कोफिशिएंट है, तो आप क्या काम करो कि आप इसको, इस वाले नंबर को दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर दो, यानी बाई, तो ये क्या बन जाएगा, -4x और प्लस का 4। ध्यान से देखो ऐसा बनेगा ये। अब चूंकि यहाँ पे माइनस बाई है तो इनके सबके साइन चेंज कर दिए, तो 4x माइनस का ये 4 बन गया। ठीक है, अब डिवीजन में नहीं आएगा कुछ भी, अदरवाइज मैं इसको अगर इधर रखता तो डिवीजन में आता, तो मुझे ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करनी पड़ती जिससे कि फ्रैक्शनल नंबर ना आता, क्योंकि उसको ग्राफ में आसानी से प्लॉट किया जा सकता है। एक्स बाई, एक्स की वैल्यू डाल दी 0 तो बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। एक्स की वैल्यू 1 डाल दी तो बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 2 डाल दी तो बाई की 4 2 जाए 8 -4 4 आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये क्या बन गई, हमारी टेबल्स बन गई। अब इनसे बनाते हैं हम ग्राफ। और ग्राफ जब बनाए ना तो एक्सिस जरूर मेंशन करें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ग्राफ तो सही सा बनाते हैं लेकिन एक्सिस लिखते ही नहीं है। तो एक्सिस अगर नहीं लिखी हुई है तो इसका मतलब ग्राफ सही नहीं है। हम घुमा के बना लेंगे उसको तो पॉइंट्स आपने जो प्लॉट किए वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये ऑरिजिन हुआ तो 0 0 होगा। इधर मैंने 1 मान लिया, 2 मान लिया, 3 मान लिया, 4 मान लिया, ये 5, इतने में काम हो जाएगा हमारा। 1 2 3 4 5, इस साइड -1 -2 -4 तक है, ये -3 और -4 यहाँ लिख लिया। 1 आ गया, -1 आ गया, -2 -3 -4। ठीक है, तो 0 पर -2, 0 पर -2 यहाँ कहीं आएगा। -1 और -1 और 1, -1 तो ये आया और 1 यहाँ आ जाएगा, और 0 और 2, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे नहीं लाई कर रहे। -2, सॉरी ये यहाँ नहीं आएगा, -2 और 0 ये यहाँ पर आएगा। ओके, अब 0 और 2 यहाँ आ गया, तो इसका मतलब लाइन हमारी कुछ इस तरीके से जाएगी, इस तरीके की ये लाइन बनेगी। अब इसको प्लॉट किया, 0 और -4, x की वैल्यू 0 और y की कितनी हो गई, -4 यहाँ आ गई। 1 और 0 यहाँ आ गया, 2 और 4 आ गया, तो 2 और 4 कहीं यहाँ पर कहीं पर आ गया। तो इसकी लाइन किस तरीके की आएगी, 0 और 4 ये है, तो ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, थोड़ी सी लाइन हमारी टेढ़ी है। अब ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस के साथ में आपको जो ट्रायंगल बना है उसकी एरिया आपने फाइंड आउट करनी है। तो देखो एक्स एक्सिस तो ये है, अब ये पॉइंट मेरा क्या हो सकता है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हो सकता है। तो ये इस तरीके से ये बन गया। ठीक है, मुझे दिख रहा है ये 1 और क्या हो सकता है कि 4 हो सकता है। हम कंसीडर कर लेते हैं, नहीं तो हमारे जब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे ना तो ये एग्जैक्ट जाएगा। या ये था मेरा 2, ये पॉइंट कौन सा था, 0, ये पॉइंट आया मेरा 0 -4, 1 और 0 और 2 और 4, तो 2 और 4 यहाँ आएगा। इस लाइन को और आगे की तरफ एक्सटेंड किया तो 2 और 4 यहाँ कहीं आया, तो ये इस तरीके से जाएगा 1 और 0। ठीक है, तो ये ऐसा आया, सॉरी यहाँ पे क्रॉस करेगा। ओके, तो अब मेरा ये पॉइंट क्या बन गया, 2 और 4 बन गया। ठीक है, अब देखो कि ये एक ट्रायंगल बना और एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट इसके क्या हो गए कि इसका कोऑर्डिनेट हो गया -2 और 0,
यहाँ पर मैं मान लेता हूँ इसको, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 और 0, इसका कोऑर्डिनेट 2 और 4 है। अब इस ट्रायंगल की एरिया निकालनी है, तो इस ट्रायंगल के एरिया के लिए हमारा बेस तो यहाँ से यहाँ तक का हो गया, मतलब -2 तो ये इस साइड आया, ठीक है, डिस्टेंस है तो माइनस हटा दूंगा, और 1 इस साइड में तो प्लस का 1 हो गया, तो ये 3 हो गया, ठीक है। और हाइट बच्चे इसकी इस तरीके से निकल करके आएगी, तो बाई एक्सिस पे हम देख लेंगे इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, h इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो ट्रायंगल के एरिया निकालने का फार्मूला हमारा क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो b यहाँ लिख लिया मैंने और ए बी सी यहाँ लिख लिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हाफ बेस इंटू हाइट, बेस हमारा हो गया 3 और हाइट हो गई 4, बहुत आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा, 6 स्क्वायर यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, एरिया हो जाएगी। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन थे इस चैप्टर से रिलेटेड। अभी तक मैंने कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया जो कि वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, ठीक है ना। तो मैं इससे आगे वाली वीडियो में आपको क्या करूँगा कि कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स कराऊंगा। तो चारों बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये चारों क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन कंपलसरी है कि मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो वीडियो देखें आप, आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, यार दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।